और मुझे याद है जब भी कोई छोटी से छोटी बात भी होती थी, रात को गाड़ी पकड़ के कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई कह रहा है मैं पीजीआई चंडीगढ़ लेके जा रहा हूँ अपने पेशेंट को, और ये एक बहुत बड़ी इशू थी। तो एक विजन और एक थॉट प्रोसेस जो बहुत साल पहले यहाँ के जो बहुत मैं कहता हूँ विजनरी लोग थे उनके दिमाग में आया, और श्राइन बोर्ड के साथ में नारायणा हेल्थ ने ये अस्पताल स्टार्ट किया 2016 में। और मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि पिछले 6 सालों में कोई भी ऐसी स्पेशलिटी नहीं है जहाँ पे हम लोगों ने पेशेंट्स को ट्रीट नहीं किया, और आज की डेट में मेरे ख्याल से ज़्यादा पेशेंट्स अपने इस अस्पताल में ही इलाज कराना चाहते हैं। दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट, लास्ट 2 साल में जो कोविड का प्रकोप रहा आप सब जानते हैं, और एक अस्पताल जिसने बढ़ चढ़ के पेशेंट्स जो कोविड से ग्रस्त थे, जिनको कोविड इन्फेक्शन हुआ, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, इस अस्पताल ने मेरे ख्याल से पता नहीं कितने ही पेशेंट्स का यहाँ पे ट्रीटमेंट किया होगा। और मुझे लगता है ये एक प्रेफर्ड हॉस्पिटल था किसी को भी जब कोविड हो जाता था। आज मेरे साथ में डॉक्टर जेपी सिंह जो एक न्यूरोसर्जन हैं खुद और क्लिनिकल डायरेक्टर हैं इस हॉस्पिटल के, वो मौजूद हैं, और डॉक्टर गोपाल शर्मा जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं हमारे श्राइन की तरफ से, वो भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा इससे पहले कि आप लोग कुछ सवाल पूछें, दोनों डॉक्टर जेपी सिंह और डॉक्टर गोपाल भी अपनी तरफ से कुछ कहें। मैं लास्ट में एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो अचीवमेंट इस हॉस्पिटल की रही है, एक विश्वास वापस लाना हमारी पब्लिक के बीच में, हमारी सोसाइटी के बीच में, जो विश्वास हेल्थ केयर के ऊपर, प्राइवेट हेल्थ के ऊपर स्पेशली नहीं था, उस विश्वास को वापस लेके आना। और उस विश्वास से और इस हॉस्पिटल की सक्सेस से आप देखते हैं आज कई ऐसे हॉस्पिटल, चाहे वो मेदांता हो, चाहे अपोलो हो, उन्होंने भी यहाँ आने की सोची है, क्योंकि ये एक सक्सेस मॉडल रहा नारायणा का, और उसकी वजह से अब मेरे ख्याल लगता है आगे आने वाले वक्त में कई ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज आएंगी जो सारे रीजन के लिए बहुत ही अच्छी होंगी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर जेपी सिंह से कुछ बोले, इससे पहले कि डॉक्टर गोपाल कुछ कहें। मुझे बहुत खुशी होती है और इस बात का फ़ख्र है कि मैं इस हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ, जो कि लास्ट अबाउट 5 इयर्स से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इस 5 साल के, ऑल्दो कहने में तो 6 साल बहुत लंबा टाइम लगता है, बट किसी भी हॉस्पिटल की लाइफ स्पैन में देखा जाए तो 6 साल माना जाता है कि जब अभी आप सिर्फ अपने पाँव संभाल रहे हैं। इट्स अ वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम फॉर द वर्किंग एंड अचीवमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल। और मुझे इस बात पे बहुत ही गर्व और फ़ख्र है कि इन छोटे से 6 साल के समय में हमने जो जो अचीवमेंट्स की हैं, जैसे कमांडर बाली ने कहा, ये पिछले 2 साल हमारे लिए बहुत ही शिद्दत का टाइम था, लेकिन इस ड्यूरेशन में और इस टाइम पीरियड में इस अस्पताल ने अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से, अपने लिमिटेड मैन पावर से जो अचीव किया वो एक्सट्रीमली कमेंडेबल चीज़ थी। हम लोगों ने ये दिखा दिया कि इवन हम लोग किसी भी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल इस कंट्री से कम नहीं है। द काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, जैसा काम हमने किया, आई थिंक उसका सबसे बड़ा गवाह ये था कि इस पूरे जम्मू रीजन में, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पावरफुल हो, चाहे वो डॉक्टर कम्युनिटी से हो, वो सारे लोग इस टाइम पीरियड में यहाँ आना चाहते थे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण यही नहीं था सिर्फ कि हम लोग ने ये सर्विसेज बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल से हाफ द कॉस्ट में की है, बट उससे ये भी था कि अमाउंट ऑफ केयर और ट्रस्ट जो लोगों ने हमारे ऊपर दिखाया। इस 6 साल में ये सब पॉसिबल नहीं होता कि हमारे जम्मू के लोग हमें ये लव और ये ट्रस्ट हमारे ऊपर नहीं देते। आई थिंक उसके हम बहुत ही वेरी थैंकफुल टू पीपल ऑफ जम्मू फॉर ऑल दिस। थैंक यू। की जो जर्नी है, मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाऊंगा। मैं खुशकिस्मती से इस हॉस्पिटल में तकरीबन कंस्ट्रक्शन जब फाइनलाइज हो रही थी उसी पीरियड से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। तो एक तो जो श्राइन बोर्ड का सपना था कि इस इलाके की डेवलपमेंट में कुछ योगदान हो सके, तो बहुत पहले समझ लीजिए कि 2006-07 के आसपास ही इस सपने को मूर्त स्वरूप देने का काम बोर्ड ने शुरू कर दिया था। जब हॉस्पिटल की नींव रखी तो तब उस वक्त एक विचार था बोर्ड का, इसको एक कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का ज़्यादा। लेकिन जब बाद की हमारी एडमिनिस्ट्रेशंस आई
तो उस वक्त ये सोचा गया कि एक कैंसर हॉस्पिटल के अलावा क्यों ना हम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रखें ताकि सब किस्म के लोगों को, सब किस्म के पेशेंट्स को यहाँ एक रिलीफ लग सके। तो जब ये डिसीजन हो गया तो हम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे। अब ऐसा था कि श्राइन बोर्ड के पास ऐसी तो मतलब स्पेशलाइजेशन थी नहीं, हॉस्पिटल चलाने का तजुर्बा नहीं था। तो फिर हमने एक पार्टनर की तलाश शुरू की। तो हमारी पार्टनर की तलाश जो है वो नारायणा के साथ में आके ख़त्म हुई, जिसमें हमारा सबसे पहले एक तो ये था कि नारायणा का नाम काफ़ी अच्छा था इस मामले में कि क्वालिटी ट्रीटमेंट और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, ये दो बेंचमार्क्स जो है कभी भी नारायणा ग्रुप ने कंप्रोमाइज़ नहीं किए किसी भी लेवल पे। सो आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो बोर्ड ने एक सपना देखा उसको नारायणा के साथ मिलके हम पूरा करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। हालांकि किसी भी फील्ड में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन मैंने अपने इस 6 साल के सफ़र में देखा कि जब हमने जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ से हम काफ़ी दूर तक आगे आए हैं। आज हमारे पास एक बहुत अच्छा पेशेंट बेस है, एक बहुत रिप्यूटेड स्टार कंसल्टेंट्स हमारे पास हैं, हमारे पास काफ़ी डेडिकेटेड स्टाफ है। और जब आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप मीडिया के लोग तकरीबन सारी चीज़ें जानते हैं, सारी दुनिया का आपको नॉलेज रहता है, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम क्वालिटी या सेम स्टैंडर्ड्स की ट्रीटमेंट अगर आप बाहर के हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है। हमारे पास क्वालिटी के साथ साथ एक अफोर्डेबिलिटी भी है, जिसमें हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास शामिल है। इतना अच्छा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शायद ही बहुत कम हॉस्पिटल्स के पास होगा। कमांडर बाली से हमारी अक्सर बात होती है, हमें गाइड भी करते रहते हैं हमेशा। कमांडर बाली के पास में नॉर्दर्न रीजन के और बाकी हॉस्पिटल्स भी नारायण के जो उनका भी कंट्रोलिंग ऑफिसर से ही है। तो अक्सर जब इनसे बात होती है तो ये बताते हैं कि हमारे नारायण हॉस्पिटल का बहुत सारे जो क्वालिटी बेंचमार्क्स हैं, परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स होते हैं, हमारा हॉस्पिटल इवन दिल्ली के हॉस्पिटल से भी काफ़ी अच्छा है कई बेंचमार्क्स के ऊपर। सो ये सब कहने के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमेशा से मीडिया का बहुत हमें योगदान रहा, समाज ने हमें हमारे हॉस्पिटल में जाने के लिए बड़ी तरक्की की। और लास्टली एक चीज़ थी कि ना तो नारायणा जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स था और जो ना ही श्राइन बोर्ड, हम दोनों ने कभी भी इस हॉस्पिटल को एज ए प्रॉफिट सेंटर मतलब नहीं सोचा। हम दोनों पार्टनर्स का यही विश्वास था कि हमारा हॉस्पिटल कैसे बढ़िया से बढ़िया रहे, कैसे सोसाइटी के लिए यूज़फुल बन सके, कैसे हम उन सेगमेंट्स तक, उन एरियाज़ तक अपनी रीच बना सकें जहां अच्छी हेल्थ केयर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। इस मामले में हम कई प्रकार के कैंप्स करते हैं, आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं हमारी, और जहां पहुंचते हैं। और रिसेंटली इनफैक्ट हमने और लोगों को, और पर्टिकुलरली गरीब तबके के लोगों को भी हम कैटर कर सकें, इसके लिए हमने एक रिसेंटली आयुष्मान वार्ड भी बनाया है, जिससे हम आयुष्मान पेशेंट्स की इनटेक कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमने पास्ट में की हैं, आगे भी ऐसी इम्प्रूवमेंट्स चलती रहेंगी। जैसे जैसे समय की ज़रूरत होगी हम कहेंगे। सर एक बात बताइए कि नारायण हॉस्पिटल ऐसे कमर्शियल पे तो एक माइलस्टोन तो है ही, मैं सोशल पे आऊँगा फॉर फ्लंग एरियाज हमारे स्टेट के अंदर जो जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज ना के बराबर हैं, वहाँ तक एज ए सोशल हर एक लोग मतलब फॉर फ्लंग एरिया में मेडिकल ट्रीटमेंट पहुँचे, इसके लिए किस तरह के प्रयास नारायण करेंगे? इसका जवाब मैं दूँगा। पिछले 1-2 साल से, इनफैक्ट कोविड के पहले से ये हमें प्रयास रहा है कि हम अपनी सर्विसेज को इन फार ऑफ एरियाज में प्रोवाइड कर सकें, और उसी के कारण हम लोग इस एरिया से डोडा किश्तवाड़ से लेके पुंछ, रजौरी, सुरनकोट और इस तरफ कठुआ, आरसपुरा, वहाँ हमारे OPDs हम कंडक्ट करते हैं। ये OPDs कई एरियाज़ में वंस ए वीक, दैट मीन्स वंस ए मंथ एक कंसल्टेंट उस एरियाज़ में जाता है, और हर स्पेशलिटी के लोग इस एरियाज़ में जाते हैं। हम इसकी और भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी फैसिलिटी कर सकें कि हम बेसिक वहाँ पे कुछ फैसिलिटी दे सकें, और अगर स्पेशलाइज केयर है उनको यहाँ ला सकें, उसका भी प्रयत्न है। और हमारा ये बहुत, एक्चुअली ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया, और हमारा ये शुरू से ही प्रयत्न रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पहुँचना मुश्किल, यहाँ पे आसानी से पहुँचना मुश्किल हो जाता है, वो सर्विसेज उनके डोर स्टेप तो प्रोवाइड करें, ये हमारा हमेशा प्रयत्न है और हमेशा रहेगा। डॉक्टर गोपाल, सवाल आपसे है कि जिस तरह से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज जितने भी हैं, उनका जो फैसिलिटी है उनको दी जाती है, और उनके परिजन जितने भी हैं वो इलाज यहाँ पे करवा सकते हैं, उसी तरह से जिस तरह से उनको फैसिलिटेट किया गया है। मगर यहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो इसके आसपास के क्षेत्र हैं, उन लोगों का कहना कि उनको इस तरह की सुविधाएं नारायण हॉस्पिटल में नहीं मिलती। देखिए, जैसा इस सवाल का मैं ये जवाब दूंगा कि कुछ तो जो इस एरिया में काफ़ी सारे लोग तो बहुत है जो यहाँ के लैंड ओनर्स थे,
तो लैंड ओनर्स के लिए हमने लैंड जो थी यूनिवर्सिटी में जहाँ इस हॉस्पिटल के बनने में हमने एक्वायर की थी, काफ़ी सारा एरिया था, बहुत सारे लोग थे, तो तकरीबन 200-250 के करीब लोग होंगे ऐसे। तो उन सबको श्राइन बोर्ड ने एक हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू आईपीडी ट्रीटमेंट देते हैं और उनको साथ में ओपीडी ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये मेडिकल सपोर्ट पॉलिसी है श्राइन बोर्ड की, उसका एक अंग ये भी। डॉक्टर साहब, आपने आयुष कार्ड की बात की, आयुष्मान भारत का कार्ड बनाया है, उस पर यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियों का जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है? जैसे मैं जानता हूँ कुछ बीमारियों का ट्रीटमेंट करता है, सभी का नहीं, तो यहाँ पर क्या सभी का होता है या कुछ बीमारियाँ हैं? हमारे यहाँ पे मुख्य तौर पे जो न्यूरो साइंसेज हैं उसको हम इसमें कवर नहीं करते हैं, हमारा हॉस्पिटल न्यूरो साइंसेज के लिए पैनल्ड नहीं है। बाकी तकरीबन हम हर जो ट्रीटमेंट है, हर एक चीज़ की ट्रीटमेंट देती है। अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारी जो नई आयुष्मान वार्ड है उसमें आईसीयू फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ एडवांस डायग्नोस्टिक्स कुछ एक टेस्ट वहाँ नहीं है, तो भी उन पेशेंट्स को वहाँ एडमिट करके उनकी ट्रीटमेंट मेन हॉस्पिटल में की जाती है। अदरवाइज जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट्स हैं, वो यूजुअली हम लोग वहीं पे कर लेते हैं आयुष्मान। एक बात मैं आप लोग सब लोग यहाँ पे हैं, ये बार बार कहने का मौका नहीं मिलता, और इस बात को मैं थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस देके आज बताना चाहूँगा ताकि ये पब्लिक तक ये बात पहुँचे और ये सबके मन में ये परसेप्शन कभी कभी आता है एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तरह से आप लोग काम करते हैं। कई बार कंप्लेंट्स आती हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो डॉक्टर गोपाल ने लास्ट में बात की इसको थोड़ा और बढ़ाऊंगा मैं। प्लीज़ ये बात ध्यान में रखने वाली है कि श्राइन बोर्ड और नारायणा हेल्थ दोनों, मैं फिर से रिपीट करूंगा, श्राइन बोर्ड और नारायणा हेल्थ दोनों इस हॉस्पिटल से एक भी पैसा प्रॉफिट के तौर पे नहीं निकाल के लेते बाहर। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारा कोई मोटिव है ही नहीं प्रॉफिट कमाना, क्योंकि अब ज़्यादातर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, जो आपने प्रॉफिट कमाया उसको वापस लेके जाते हैं कंपनी में, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। ये बात बहुत ही क्लैरिटी के साथ और बार बार एम्फेसाइज करके बताना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल की जो स्थापना की थी वो एक दिमाग में बात थी, सर्विस टू द पब्लिक, और दोनों जो एंटिटीज़ हैं, जो भी यहाँ प्रॉफिट बनेगा या जो बनता है वो वापस इस हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ बेटर करने में ही लगाया जाएगा। तो दोनों, ना नारायणा हेल्थ और ना श्राइन बोर्ड, जो पैसे यहाँ से प्रॉफिट बनेंगे जब भी, तो इस पैसे को बाहर लेके नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है और आयुष्मान भारत कार्ड सबको ये एंटाइटल है जैसे, और कई बार पेशेंट जब आते हैं यहाँ पे और आयुष्मान भारत कार्ड लेके आते हैं, उनको कई बार पता नहीं होता कि आयुष्मान भारत कार्ड को कैसे यूज़ किया जाए। वो क्योंकि आयुष्मान भारत का जो प्रोसेस है वो मैं पिछली बार 92.7 रेड एफएम पे जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बिल्कुल क्लियर किया था कि जैसे आप इंश्योरेंस जब आपका होता है पर्सनल, आप आते हो एक हॉस्पिटल में, अपना कार्ड देते हो, एक प्री ऑथराइजेशन जाता है, फिर वो अप्रूव होके आता है, जब वो अप्रूव होके आता है तब आपको एडमिशन मिलेगी। सेम प्रोसेस वही फॉलो होता है आयुष्मान भारत पेशेंट्स के लिए। सो अब क्योंकि एक और वार्ड बना दिया, 40 बेडेड एक एडिशनल वार्ड श्राइन बोर्ड की, बहुत बहुत आई थिंक सीओ श्राइन बोर्ड और पूरे श्राइन बोर्ड का बहुत सपोर्ट रहा है, उसकी उनकी जो मदद से ये जो वार्ड 40 बेडेड बना है। ये वार्ड हमने इसलिए बनाया क्योंकि कई आयुष्मान भारत पेशेंट्स जब यहाँ आते थे तो बेड की कमी, क्योंकि हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ रहता है। अब भरे हुए हॉस्पिटल में आप आओगे तो ऑब्वियसली एडमिशन में आपको तकलीफ होगी क्योंकि बेड्स है ही नहीं। तो हमने सोचा कि 40 बेडेड एक और वार्ड बनाया जाए, अब 40 बेडेड एडिशनल वार्ड। और मुझे लगता है आने वाले समय में जब हम देखेंगे कि ज़रूरत और बढ़ गई है क्योंकि लोग और आएंगे इस अस्पताल में, तो हम शायद उसको भी एक्सपैंड करें। बट किसी भी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं किया जाता, पहली बात। आयुष्मान भारत के पेशेंट्स को वो करेक्ट प्रोसेस फॉलो करते हुए जो उनका प्री ऑथराइजेशन भेजा जाए, फिर ऑथराइजेशन आए, उसको ट्रीट किया जाता है। और जैसे मैंने कहा, एक धारणा हमारे, मैं भी इसी स्टेट का रहने वाला हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया, एक हमारे अंदर एक धारणा थी कि यहाँ के जो अपने डॉक्टर्स हैं या जो अपना हेल्थ केयर स्टाफ है ये ठीक नहीं है। हालांकि यहाँ के डॉक्टर्स आप अगर देखा जाए तो जहाँ MBBS GMC से करके जो जाते हैं वो CMC वेल्लूर में, कोई PGI चंडीगढ़ में, कोई एम्स में जाके उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो यहाँ पे भी MBBS की। तो हमारे डॉक्टर्स हैं, इनकी जो कैलिबर है ये एक्चुअल में इट इज़ वर्ल्ड क्लास, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। जो ऐसे कई प्रोसीजर आपने कई बार आप लोगों ने ही प्रेस वगैरह दिए होंगे, जो हमारे न्यूरो सर्जरी के प्रोसीजर्स, कैंसर के प्रोसीजर्स, गैस्ट्रो प्रोसीजर्स, कार्डियक के भी जो प्रोसीजर्स किए, हमने एक ऐसा पेसमेकर डाला जो वायरलेस पेसमेकर होता है, और फिर हमने कई ऐसी और चीज़ें की यहाँ पे हर एक स्पेशलिटी में। वो इलाज मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में भी कई अस्पताल नहीं करते। NCR के अंदर जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं 75% हॉस्पिटल से बेटर हमारा हॉस्पिटल मैं मानता हूँ
और कंपेरेबल होगा, चाहे वो आप मेदांता ले लें, चाहे वो आप अपोलो ले लें, चाहे वो फोर्टिस ले लें, चाहे वो मैक्स ले लें। हमारी हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स तो छोड़ ही दें, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो मशीन्स यहाँ पे लगाई हुई हैं, ये टॉप क्लास हैं। मेरे हिसाब से J&K में जितने भी हमारे भाई बहन हैं, इनको इस रीजन से बाहर जाने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए और जाना भी नहीं चाहिए। आप इमेजिन कीजिए, जब आप लुधियाना जाते हैं या अमृतसर जाते हैं, आप दिल्ली गए, आपके अटेंडेंट भी साथ में जाएंगे, वहाँ खर्चा भी अलग होगा। और हर हॉस्पिटल की इन्होंने बताया गोपाल जी ने कि 50% से ज़्यादा आप लिख के ले लीजिए, जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है इट इज़ एटलीस्ट 50% मोर देन व्हाट दिस हॉस्पिटल प्रोवाइड्स। तो मेरे हिसाब से आप लोगों का जो सपोर्ट हमें रहा है, बाय द वे मीडिया, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू मीडिया, बिकॉज जब भी कोई अच्छी बात हुई है आपने इसको पूरा बताया। जब सबसे पहले आपको याद है ये एक वाटरफॉल्स में एक ट्रेजेडी हुई थी, सारे पेशेंट्स यहाँ आए। फिर यहाँ पे मेटाडोर गिर गई, हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हुआ, सारे पेशेंट्स यहाँ आए। टेररिस्ट अटैक हुआ, अराउंड 16-17 हमारे फौजी भाई घायल हुए, सारे यहाँ पे आए। श्राइन में भी जो एक्सीडेंट हुआ, 16 पेशेंट रात को 3 बजे एक हॉस्पिटल में आते हैं। इमेजिन कीजिए आप, 16 पेशेंट, उनमें से 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे, और 16 के 16 घर वापस जाते हैं। एक भी पेशेंट उनमें हमने उनको वो, क्योंकि हमारे जो क्लिनिकल टैलेंट है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनकी कमिटमेंट, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, आप कभी आइए, आपको पता चलेगा। आप भगवान ना करे, मैं तो नहीं चाहता हॉस्पिटल में किसी को आए कोई भी, लेकिन जब भी खुदा ना खास्ता कभी किसी को आना पड़े, तो मेरे ख्याल से जो आज फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, उससे आज तक हमने बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है। और मुझे लगता है, जैसे डॉक्टर JP सिंह बता रहे थे, सोसाइटी का सबसे बड़ा सपोर्ट होना चाहिए हॉस्पिटल को। अगर सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगी, हॉस्पिटल नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आपके अंदर वो विश्वास ही नहीं होगा, आप पेशेंट यहाँ क्यों लेके आएंगे, टनल क्रॉस करके 45 मिनट्स इस तरफ आना, तो ये एक जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा, मैं आपको आगे ही बता देता हूँ। आउटरीच OPDs दूर दराज में इलाके में ले जाना, उसके साथ में जम्मू OPD को स्ट्रेंथन करना। जो हमारी जम्मू में आप जानते हैं एक OPD है, हम उस OPD को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको थोड़ा और बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए पेशेंट्स को, छोटे छोटे ब्लड टेस्ट के लिए, छोटी छोटी ऐसी चीज़ों के लिए क्यों 45 मिनट्स आप इतना टोल क्रॉस करके यहाँ पे क्यों आएँ, आप वहाँ पे करा लीजिए। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस अभी ये है कि पहली बात हम जम्मू OPD को स्ट्रेंथन करें, ताकि और फैसिलिटीज जम्मू में ही मिल सके। इस हॉस्पिटल के नॉर्थ में जो इलाके हैं, यहाँ से आप जब उधमपुर और ऊपर जाते हैं, आप बुध बटोत, वो पूरे एरिया जो हैं, उनके ऊपर, क्योंकि वहाँ से लेके जम्मू तक कोई मेडिकल फैसिलिटी थी नहीं, वहाँ पे और उस पर थोड़ा और लोगों को बताया जाए कि आप यहाँ पे आइए। आयुष्मान भारत कार्ड से जो लोग आते हैं, और एक और बात ध्यान रखिए कि आपका चाहे आयुष्मान भारत कार्ड है, चाहे आप एक करोड़पति हैं, चाहे आप कैसे भी हैं, चाहे आप यहाँ रिक्शे में आते हैं, मर्सिडीज में आते हैं, एक बार आप सर्जरी के लिए OT में जाते हैं या मशीन पे जाते हैं, तो आपका ट्रीटमेंट बराबर होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। एक डॉक्टर के लिए एक पेशेंट जब उसके रूम में एंटर करे, या OT में आए या ICU में जाए, वो फर्क नहीं पड़ता आप हो कौन, उसके लिए वो एक पेशेंट है। और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ माता रानी का और आप सब लोगों के सपोर्ट का, जम्मू में लोगों के सपोर्ट का, कि हमने बहुत ही शिद्दत के साथ, बगैर किसी और मोटिव के, ये बहुत क्लियर होना चाहिए हम सबके दिमाग में कि हमारा मोटिव एक ही था शुरू से लेकर आज तक, कि क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यहाँ सेवा कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, कोविड में जो रिजल्ट्स इस हॉस्पिटल के थे, जो मोर्टेलिटी थी, जो बाकी दिल्ली वगैरह आपको पता ही है क्या हाल था, मैं दिल्ली में बैठा हुआ था, ऑक्सीजन की कमी, कहीं पेशेंट्स ऑक्सीजन की उससे मर रहे हैं। इस हॉस्पिटल में एक भी छोटी भी कमी हमने आने नहीं दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब सबसे पहले कोविड स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हुआ था, PPE किट, आपके हैंड ग्लव्स, आपके मास्क, आपकी जो दवाइयाँ थी, वो सबसे पहले हमने कहा कि कटरा में आनी चाहिए, क्योंकि लॉजिस्टिक्स लाइन लंबी है, यहाँ से चीज़ें पहुँचने में देर लगती है। रेमडेसिविर हमारे दिल्ली के हॉस्पिटल्स में नहीं थी, रेमडेसिविर का यहाँ स्टॉक था, ताकि यहाँ के पेशेंट्स को कोई तकलीफ ना हो सके। मैं आपको ये बातें इतने पैशन के साथ इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बातें हों, और आप जब आप लोगों के दिमाग में होंगी, ये बातें पब्लिक तक जाएंगी कि इस हॉस्पिटल की एक ही तमन्ना है, वो तमन्ना है, या एक ही हमारा वजूद है, वो है कि लोगों की सेवा करना। बाय द वे, इसके लिए ये नहीं मैं कह सकता कि कोई गलती नहीं होगी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में नहीं है जो गलती नहीं करता। हमारे से भी गलतियां हुई होंगी, हमारे से भी गलती, लेकिन हम उस गलती को एक डाइसेक्ट करके, उसके ऊपर डिस्कशन करके, उसको इम्प्रूव करके आगे बेटर होने की हम ये एक उम्मीद रखते हैं। और कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो एक सवाल है, ये सारा अभी जितना भी 6 साल का आपने परफॉर्मेंस दिया,
उसमें कहीं चैरिटी का कहीं कोई झलक नहीं है कि चैरिटी में भी आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि श्राइन बोर्ड ने एक डिसीजन लिया यहाँ पे अस्पताल खड़ा करने का, ये सारा का सारा श्राइन बोर्ड ने मैनेज किया। जो डोनेशन श्राइन बोर्ड को मिलता है, चाहे आम आदमी है जो भी वैष्णो देवी जाता है, यात्रा पे जाता है, जो भी 2 पैसे 4 पैसे 10 रुपये 100 रुपया जितना भी डोनेशन होता है, उसी डोनेशन से आपने ये मैनेज किया इस अस्पताल को बनाना और चलाना। क्या इस ट्रीटमेंट में उस आम आदमी को कोई कंसेशन है? क्या उसके लिए कहीं कोई चैरिटी है जिसके पैसे से श्राइन बोर्ड ये सारा मैनेज कर रहा है और ये अस्पताल चलाया जा रहा है? मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। श्राइन बोर्ड ने एक मेडिकल, जैसा एक एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए कोई टेस्ट है, बाहर 1000 रुपये में टेस्ट हो रहा है, क्या यहाँ पे वो टेस्ट 500 रुपये में या 700 रुपये में होता है? मैं उसमें आता हूँ। इन दोनों चीज़ों का मैं अलग अलग से जवाब दूंगा। पहले जो आपने कहा, हमारे पास श्राइन बोर्ड में एक मेडिकल सपोर्ट पॉलिसी है जो बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है। उसमें 5, 6, 7 किस्म के कंपोनेंट्स हैं। पहले नंबर पे तो जैसे आपने कहा कि यात्रियों की ऑफरिंग्स, डोनेशंस जो भी उन्होंने चढ़ाया है, उसी से ये हॉस्पिटल बना है, उसमें कोई शक नहीं है। तो जितने भी यात्री यहाँ आते हैं, मान लीजिए 70 लाख हैं, 80 लाख हैं, जितने भी एक साल में यात्री आते हैं, सबके लिए एंटायर ट्रीटमेंट, जो भी कहीं पर हमारे हॉस्पिटल में कोई बीमार हुआ, ट्रैक पे कोई भी वहाँ से रेफ़र हो गया है, तो सारी की सारी ट्रीटमेंट 100% जो है वो श्राइन बोर्ड स्पॉन्सर है। ठीक है, वो तो इंश्योर होता है ना पहले ही। इंश्योर नहीं, कोई भी यात्रा करने आएगा वो इंश्योरेंस कवर होता है। वो इंश्योरेंस तो हो गया, चलो डेथ के केस में मैं कह रहा हूँ ट्रीटमेंट में केस में, तो किसी को हार्ट अटैक हुआ, किसी को कोई घोड़े से गिर गया, किसी को स्नेक बाइट हो गया, किसी को कोई एपिलेप्सी का मतलब कुछ अटैक हो गया, कुछ हो गया, सीजर्स हो गए, तो जब वो यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचेगा, उसका जितना भी खर्चा होगा वो श्राइन बोर्ड की कॉस्ट पे रहता है। ठीक है, वो चाहे ओपीडी में हो रहा है, चाहे आईपीडी में हो रहा है, और उसमें यात्री को कोई भी पैसा नहीं देना है। तो पहली बात तो हम उस तरफ से काफ़ी रिस्पॉन्सिव हैं और हम उसको प्रॉपरली अटेंड करते हैं। उसके अलावा बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उसके बाद जो मैंने लैंड ओनर्स के बारे में बताया आपको, वो कैटेगरी है। इन सब के बावजूद एक कंपोनेंट हमारा उसमें एक आरोग्य पॉलिसी है। आरोग्य पॉलिसी में जो गरीब लोग हैं, जो जेन्युइनली डिजर्विंग हैं और किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और वो ट्रीटमेंट उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल भी नहीं पा रही है, या उनका क्रिटिकलिटी लेवल ऐसा कि वो सोचते हैं कि नहीं किसी और अच्छे हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हमें मिल पाए, तो ऐसे लोगों को लिए भी हमारे पास वो मतलब स्कीम है, आरोग्य योजना। हम उसके तहत उनको कवर करते हैं, उनको वो स्पॉन्सर्ड रहती है। वो लोग डिपेंड करता है, किसी को 80% मदद मिल जाती है, किसी को 90% मिल जाता है फ्री में, किसी को 50%। अलग अलग लेवल्स डिफाइंड है, अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं उसकी कि कौन उसको करेगा। सिर्फ एक ही चीज़ है कि एप्लीकेशंस की हमें थोड़ा सा स्क्रूटनी करनी पड़ती है, क्योंकि जनरली एक टेंडेंसी रहती है किसी भी स्कीम की मिसयूज़ करने की, तो वो उस मतलब एलिजिबल लोगों को वो फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है। और उसके अलावा जो चीज़ हमारे मेडिकल सपोर्ट में नहीं भी कवर थी, उस पर भी एक केस टू केस कॉल ली गई। जैसे वाली सर ने बताया कि सियाड़ बाबा में इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ पे सारे लाए गए, सबको फ्री ट्रीटमेंट दिया गया। मेटाडोर एक्सीडेंट हुआ लोकेलिटी में, वो किया कि हमने कुछ दिन पहले ही हमारे हॉस्पिटल के गेट के बगल में कोई एक एक्सीडेंट हुआ, तो हमने कुछ एक लोगों को, उसमें 6-7 लोगों को हमने फ्री में ट्रीटमेंट दिया है। तो ऐसा नहीं है, श्राइन बोर्ड जो है वो सोशल नीड्स को लेकर जागरूक है। हाँ, एक चीज़ है कि जिन लोगों ने हमारी पॉलिसीज़ बनाई वो इस एक चीज़ को लेकर बहुत जागरूक थे। वो क्या था कि जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो पे करे। आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो क्यों ना पे करें। रही बात जनरल हमारा प्राइस स्ट्रक्चर क्या है कि कोई टेस्ट 12,000 का, तो हमारे पास 1200 का है, 1100 का, 800 का, उस पर बाली साहब आपको थोड़ा सा बताएं। आई थिंक एक और चीज़ इससे पहले कि ये कमांडर वाली बोलें, आई थिंक ये रियलाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग मेडिकल फैसिलिटी एक एक्सपेंसिव बिजनेस है, और इस हॉस्पिटल ने श्राइन बोर्ड की मदद से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उसमें कोई कमी नहीं रखी। हमारे पास इंटेंसिव केयर्स उतने ही वेल इक्विप्ड हैं, हमारे थिएटर्स उतने ही, इनफैक्ट फार बेटर देन लॉट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन दिल्ली। सो जो पैसा स्पेंड किया है उसमें कोई कमी नहीं हुई। बट आई थिंक आपको ये मोस्ट लॉट ऑफ पीपल ये अवेयर नहीं होंगे कि मैं अगर एक ब्रेन सर्जरी यहाँ करता हूँ, उसका पूरे 10 दिन का पैकेज सिर्फ 1,20,000 है। सेम सर्जरी ये सब के लिए है, ये सिर्फ गरीब या अमीर के नहीं ले, इतना पूरा पैकेज उसके पूरी सर्जरी का। और वही सर्जरी अगर आप दिल्ली में जाओगे, कम से कम 8, 9, 10 लाख से कम नहीं होगी।
तो इसका ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल तभी हुआ कि श्राइन बोर्ड ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट में जो है उसका वो एक भी पैसा नहीं बनाते, एक भी पैसा नहीं यूज़ करते, तभी पॉसिबल है। आई थिंक श्राइन बोर्ड की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इस होल एंडेवर में है कि उन्होंने इस हॉस्पिटल को कभी, या ना ही नारायणा ने, एज अ प्रॉफिट मेकिंग यूनिट रखा, और दैट वो उसी की वजह से ये है कि हमारे जो रेट्स हैं वो मिनिस्क्यूल हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट हाई एंड प्रोसीजर्स के कंपेयर टू कहीं भी दिल्ली में, कहीं भी एनीवेयर आउटसाइड। ए न्यूरोसर्जन एक प्रोसीजर के कम से कम 2 से 4 लाख रुपए लगाता है, और लेगा क्यों नहीं? ये एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है कि जो इलाज मान लीजिए जम्मू में बैठे हुए 5,000 रुपये में होगा, वो नारायणा में आके 15,000 रुपये में होगा। ऐसा क्यों? अगेन उसका रीज़न ये है ऑब्वियसली, आप जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेडिकल फैसिलिटी बहुत एक्सपेंसिव। अब तो मोर जितना भी आप हाई एंड जाते जाओगे, जितना भी आप ग्रेटर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, एवरीथिंग इज़ एट अ कॉस्ट। अगर हम लोग हमारा इंटेंसिव केयर की फैसिलिटीज़ जो हैं सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि एनी दिल्ली हॉस्पिटल या एनी हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड में है, उसका वो सब पैसे से आया हुआ है, तो उसका बेसिक कुछ रखना पड़ेगा। जो पेशेंट है वो, उसको आपने एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया, उसके लिए उसने पे भी किया, देन देयर इज नो साइन ऑफ चैरिटी, देन देयर इज नो साइन ऑफ ह्यूमैनिटी कि मेरा एक अच्छा इलाज हुआ, मैंने उसके लिए पैसे भी दे दिए। आई थिंक वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सबसे बड़ी चैरिटी ये है कि वो 1 लाख में या 1.25 लाख में वो कर रहा है, जो कि 10 लाख का होना चाहिए था। वही प्राइवेट, आई थिंक ये अपेरेंट हो जाएगा एक बार, क्योंकि एक बार दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ जम्मू में आए, आप रियलाइज़ करोगे कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल को रन सस्टेन करने के लिए इंटेंसिव केयर को आप सब लोग जागरूक हो, सब लोग पढ़ते हो, गए हो, एक्सपीरियंस, उसका एक बड़ा बैकअप श्राइन बोर्ड का है एब्सोल्यूट। इसीलिए वही मैं कहना चाह रहा था कि बिकॉज ऑफ श्राइन बोर्ड जो ये सब डोनेशन पॉसिबल। एग्जैक्टली वही आपके क्वेश्चन का आंसर भी वही है। मैं अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप बड़ा सस्ता इलाज करते हो, दूसरे आपको लगता है कि ये पब्लिकली आपको रेट बताने चाहिए, क्योंकि जो लोगों के जहन में चलता है ये चलता है कि बहुत महंगा है। नारायणा हेल्थ की वेबसाइट पे NH के सारे वेबसाइट का क्या है कि अब नहीं मैं आपके खोलते नहीं है, मैं आपको जवाब दे रहा था। अखबारों में दूसरे हॉस्पिटल्स के आते हैं रेट, जैसे अगर आप बताओगे तो मुझे लगता है कि लोग ज्यादा आपके पास आएंगे, बिल्कुल एक नजरिया उसका बदलेगा, बिल्कुल, क्योंकि आज भी लोग लखनपुर के बाहर ही आना पसंद करते हैं। ये आई थिंक ये बहुत अच्छा सुझाव है। आई थिंक वी विल इस पे हम अमल लाएंगे। आप जो बात कही बिल्कुल अच्छी है। एक बात आपको बताना चाहूँगा, एक पेट सीटी आपको पता है एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगा हुआ है जो कैंसर के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसका। आप विश्वास नहीं करेंगे पेट सीटी को चलाने के लिए कितनी मुश्किल करनी पड़ती है। एक साइक्लोट्रॉन मशीन होती है, चंडीगढ़ से वो डोज आता है, आप जब तक पहुँचते पहुँचते उसकी हाफ लाइफ होती है वो आधी ख़त्म हो गई होती है, उसको यहाँ ला के आप ऑलमोस्ट आधे रेट्स पे पेट सीटी करते हैं। दिल्ली में जो नोएडा में साइक्लोट्रॉन साथ में लगा हुआ है, हॉस्पिटल साथ में 25,000 की पेट सीटी होती है। यहाँ पे आई थिंक हमारे रेट हाफ। जो आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 50 to 60% लोअर है रेट्स, बट जो आपने ये सजेशन दिया इसको हम जरूर अमल में लाएंगे। सर पेट सीटी का आपने कितना रेट बताया? 14,000। सर ये तो ऑन्कोलॉजी भी, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी भी इतना ही देता है, तो उसमें मतलब बात वही है ना कि चैरिटी की बात, वो समझ नहीं आ रहा ना कुछ सर, क्लैरिटी नहीं हो पा रही, मतलब लोगों को भी नहीं समझ आएगा कि अगर 14,000 में आप कर रहे हैं, 14 में तो वो भी कर रहे हैं, वो तो प्राइवेट एक कमर्शियल तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आपका जो है ये वेंचर एक तो मतलब चैरिटी के बेस पे खुला हुआ है। मैंने आपको पहले कहा अमेरिकन ऑन्कोलॉजी जो पैसा बनाएगा वो अमेरिकन ऑन्कोलॉजी के पास जाएगा। जो नारायणा हेल्थ और SMVDNS पैसा बनाएगा वो नारायणा हेल्थ के पास भी नहीं जाएगा, वो SMVDNS के पास भी नहीं जाएगा। वो पैसा जाएगा कहाँ? एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, वो जाएगा आपके इक्विपमेंट बेटर करने के लिए। जब इक्विपमेंट बदलने का टाइम आएगा उस समय इक्विपमेंट बदलने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो यहीं से आएगा। ऊपर से जैसे गोपाल जी ने बोला, आप उस बात को बिल्कुल छोड़ रहे हैं कि जितने भी यात्री यहाँ पे आते हैं उनकी ट्रीटमेंट पूरी की पूरी फ्री है। अगर कोई गरीब पेशेंट यहाँ पे आता है जिसके पास पैसा नहीं है, आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, उसको भी एक स्पेशल अप्रूवल लेके फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप लास्ट 6 सालों में देखेंगे अमाउंट ऑफ फ्री ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट्स, ऑलमोस्ट हमारी जो हर एक गवर्निंग बॉडी मीटिंग होती है उसमें हम अप्रूवल्स लेते हैं पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट देने का। तो बहुत सारे पेशेंट्स यात्री फ्री, आपकी प्रॉफिट नहीं लिया जा रहा बाहर, आपके ट्रीटमेंट कॉस्ट दिल्ली के हिसाब से ऑलमोस्ट 50 to 60%। बाय द वे अमेरिकन ऑन्कोलॉजी अगर वो कॉस्ट दिल्ली की रखेगा ना तो एक भी पेशेंट के पास नहीं जाएगा।
आप मेरी बात समझ रहे वो हैं? तो अमेरिकन मैं- ऑन्कोलॉजी 25,000 में रख नहीं सकता, क्योंकि कटरा में आपका हॉस्पिटल 14,000 में कर रहा है, तो क्यों जाएगा कोई बंदा वहाँ पे? तो अमेरिकन ऑन्कोलॉजी को एंड डॉक्टर JP सिंह ने जो कहा, आप 2 साल के बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मेदांता, अपोलो, फोर्टिस, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स, कंपटीशन बढ़ेगा, रेट कम होगी। तब आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की जो कॉस्ट है एक्चुअल में वो है कितनी। तब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को आप समझ नहीं, हाँ हमने ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया उसके बारे में, क्योंकि हमारे लिए वो एक अच्छी बात भी है और एक चैलेंज भी है, क्योंकि ये हॉस्पिटल सिटी से दूर है। लेकिन आज जैसे मैंने कहा, अपनी OPD को स्ट्रेंथन करना, जम्मू OPD में थोड़ी और प्रेजेंस बनाना और इसके बारे में सोचना। सर लास्ट टाइम जब देवी शेट्टी आए थे, डॉक्टर देवी शेट्टी, तो उन्होंने कहा था कि जम्मू में जो जैसे आप बोल रहे हैं स्कैन कर रहे हैं, उन्होंने सरस्वती धाम या वैष्णवी धाम में कहीं बोला था कि हम वहाँ पर IPD फैसिलिटी स्टार्ट करेंगे। मे भी वो डे केयर की, हाँ, मैं मुझे याद है, मैं उस मीटिंग में था डॉक्टर देवी शेट्टी के साथ। तो पहली बात तो IPD की बात कभी नहीं हुई थी, डे केयर की बात हुई थी। इसका मतलब ये है कि आप सुबह आए, कई ऐसे प्रोसीजर डे में भी हो जाते हैं, जैसे डायलिसिस है, आप कर सकते हो, कहीं कीमो है, डे केयर प्रोसीजर में आए, आप 4 घंटे में कीमो किया चले गए, तो हो सकते हैं। छोटे गैस्ट्रो के कुछ प्रोसीजर्स हैं, डे केयर में हो सकते हैं। तो उस समय क्योंकि वो सरस्वती धाम वगैरह की बात चल रही थी, बट हमने वो उस बात पे नहीं गए, क्योंकि वो बातें छोड़ देते हैं। लेकिन अब जो ये फैसिलिटी स्टार्ट होगी OPD, इसमें ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, ये हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको हॉस्पिटल में ना आना पड़े। आप जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल उसी पाथ पे चल रहे हैं। IPD का मतलब 2-3 दिन एडमिशन, वो नहीं होगा। आप सुबह आए, आप शाम को चलेंगे। तो एक और था जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए आपने स्टार्ट, हाँ, ये लगभग 4 साल से हम इस बात को लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी है। हमारी एप्लीकेशन जो हमने है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दी हुई है। जब मेरी आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले की बात है, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, तो यहाँ पे कोई गैजेट ही नहीं है। देयर वाज नो गैजेट, देयर नो रूल्स फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जब तक एक स्टेट के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं हेल्थ इज ए क्वाजी सब्जेक्ट, तो उसके रूल्स बनेंगे, वो तब हमें परमिशन दी जाएगी। अभी तो बन गया रूल, अभी तो आप सुपर specialty स्पेशलिटी hospital में मिल गई है। तो अब क्योंकि अब ये रूल बन गए हैं, हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट 2 सालों से यहाँ पेंडिंग है। सर्जन तैयार है, नेफ्रो यूनिट हमारी रेडी है। हम तो चाहेंगे ट्रांसप्लांट यहीं पे हो। मुझे लगता है आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, कर क्योंकि दिया, हमारा जो वो कर दिया, प्रोसेस शुरू है। आई थिंक अब नया क्योंकि वहाँ मिल गया तो यहाँ मिलेगी अभी। नहीं, वो ट्रांसप्लांट जहाँ हो shortly जाएंगे मिल बहुत जाएगा। अच्छी बात होगी, क्योंकि वेरी ट्रांसप्लांट शॉर्टली मिल जाएगा। हमारा हॉस्पिटल अदरवाइज तैयार है। गवर्नमेंट की परमिशन होती है तो हमारा हॉस्पिटल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सिलेक्टिव वे में अभी तैयार आपके पास कोई ऐसा डाटा होगा कि जैसे अभी आपने जैसे ट्रैक पर जितना भी पेशेंट आता है, कोई यात्री आता है, उसका जहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट होता है, तो पिछले 6 सालों में ऐसे कितने पेशेंट हैं? डेटा होगा 100%, बिल्कुल होगा। वो अगर आप share हॉस्पिटल करें के तो- अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका डेटा नहीं होगा, वही चीज़ बोल रहा हूँ, बिल्कुल उसको share करें तो वो ज़्यादा नहीं। अच्छा है। वो डेटा भी गवर्निंग बॉडी में हमारा प्रेजेंट होता है। सो आपने श्राइन जो उसके आए, ट्रैक के ऊपर कितने आए, श्राइन बोर्ड ने बाकी और कितने जो आरोग्य स्कीम इन्होंने बताई कुछ, क्योंकि उस समय आपको याद है ये जो आयुष्मान भारत का कार्ड तो अभी बनने शुरू हुए हैं 2 साल पहले। उससे पहले तो आयुष्मान भारत का कार्ड था नहीं, गरीब लोग कहीं आते थे, तो उनकी भी कहीं फ्री ट्रीटमेंट होती थी। पूरा डेटा मिल सकता है, इसमें कोई वो नहीं। आयुष्मान के लिए कितने बेड आपने रिजर्व रखे हुए हैं? सी आयुष्मान भारत के लिए बेड रिजर्व नहीं होते, लेकिन 40 बेड का एडिशनल वार्ड हमने बनाया है। लेकिन जब भी जहाँ पर फोन किया जाता था बोला जाता है कि हमारे लिए- वो पुरानी बात थी, वो पुरानी बात थी। वो मैंने कहा ना, कहीं ऐसी बात नहीं कि हम परफेक्ट हैं, वो पुरानी बात थी। अब ऐसा एक भी पेशेंट नहीं होगा जो आयुष्मान भारत के कार्ड लेके आए और उसको बेड ना मिले। अनफॉर्चुनेटली यू सी, क्योंकि आयुष्मान भारत एक नई स्कीम है, उसमें भी बहुत फ्लॉज हैं। हम लोग अभी टाइम टू टाइम ये गवर्नमेंट को भेजते रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज उसमें ये है कि अगर आप सपोज आप हॉस्पिटल में आए हैं आयुष्मान, मैं आपको एडमिशन स्लिप देता हूँ, उसका अप्रूवल आके, अप्रूवल इज़ ओनली 24 आवर्स। अब कई बार हमारा हॉस्पिटल लिमिटेड बेड्स हैं। अब माता की कृपा से हम लोग अब ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी पे लास्ट 6 to 8 months चल रहे हैं। अब बेड ना उसको मिले तो होल प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रूवल नहीं होगा। लेकिन अब उसका बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब 40 बेड सेम डे में अप्रूवल देते हैं। यस, Same day- अप्रूवल सेम डे में देते हैं, लास्ट ओनली फॉर 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स आपने उसकी वो सर्जरी करनी है। कई बार हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वो अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि ये 40 बेडेड हॉस्पिटल है। 40 बेडेड एक अलग से वार्ड बनाया गया। इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा टेस्ट कोविड था, सबसे बड़ा टेस्ट। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, और एक ऐसी बीमारी जिसमें बड़े बड़े अस्पताल, आपको पता है, 2-2.5 साल पहले एक आपसे
आप भी थे उस रात कॉन्फ्रेंस में जब डॉक्टर देवी शेट्टी बैठे हुए थे, तो टाइम पर भी एक सजेशन आपको दी गई थी कि जैसे ये अपना नारायणा जम्मू सिटी से काफ़ी दूर रहते हैं, उनको से भी दूर है काफ़ी दूर से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके पास आपको व्हीकल्स नहीं है कि वो जहाँ तक पहुँच। जैसे बत्रा ने स्टार्ट किया था कि जम्मू कई ऐसे अलग अलग पॉइंट पे वो अपने बसेस पर ही चलाते हैं, तो क्या ऐसा है कि जैसे जम्मू से कोई ऐसा नीडी पेशेंट हो वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है? मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहूँगा, ये दोहराना चाहूँगा बार बार, कोई भी ऐसा पेशेंट जो नीडी पेशेंट है, मैं आपको ये लिख के दे दूँगा कि कोई ऐसा पेशेंट जो नीडी पेशेंट है और उसको ज़रूरत पड़े कभी, इस हॉस्पिटल में उसको कोई मना नहीं करेगा उस लाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ मना कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा पहुँचे कहते वो बोल रहा हूँ नहीं, उसको पहुँचाने के लिए भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर एक नीडी पेशेंट है, किसी का फ़ोन आया, मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ ना मेरे पास ये है, हम उसको भी हेल्प करते हैं यहाँ से। ये एक कल्चर की बात है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, नहीं ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना हम बोलेंगे कि ऐसी फैसिलिटी है, बट लेटर से किसी को एम्बुलेंस भेजनी पड़े, गरीब पेशेंट है नहीं आ पा रहा, या अकेला कोई बुजुर्ग है नहीं आ पा रहा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हॉस्पिटल रिफ्यूज़ करे उसको अगर वो नीडी पेशेंट है तो। सर उसकी एक आपने इंक्वायरी आर्डर किया था, एक यात्री ने पिछले दिनों एलिगेशन लगाया था, उसका क्या बना? हाँ जी, अच्छा चलिए ये बात भी बता देता हूँ। कई बातें जब कोई एलिगेशन करता है तो उनमें से कई सच्चाई होती है, गलतियाँ होती हैं तो आप उसका जवाब देते हैं। एक ऐसी एलिगेशन जिसका कोई सिर पैर नहीं था, मतलब मैं कहता हूँ ज़ीरो, तो जब हमारे साथ ऐसी बात होती है, जब हमारे मतलब हमने कोई गलती की ना हो बिल्कुल भी, उस समय बहुत बुरा लगता है। सो हमने एक क्रिमिनल डिफेमेशन फाइल किया हुआ है हाई कोर्ट में, यहाँ पे कटरा में, सॉरी, तो उनकी पहली तारीख शायद हो गई, 17 मार्च को, क्योंकि ये बात इतनी ज़्यादा हमको चुभी, क्योंकि अगर अपनी तरफ से सारी कोशिश करके बगैर कोई गलती किए हुए, जब गलती कोई करे तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें ना, ह्यूमन बींग्स हैं हम सब लोग, लेकिन उस केस में ज़ीरो, बिल्कुल भी गलती नहीं थी। इसी की वजह से हमने एक डिफॉर्मेशन सूट फाइल किया। अब देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आएगा। हमने तो कोर्ट में अपनी सबमिशन दे दी है, बट हम चाहते हैं कि पहली बात वो उसी फॉर्मेट, उसी फेसबुक के ऊपर जो उन्होंने किया था उसमें रिट्रीव करे, प्लस बाकी जो कोर्ट चाहेगा। सो ये I'm just want to tell you that this has been filed in the court. नहीं, क्योंकि हमारी बिल्कुल गलती नहीं थी उसमें, मैं आपको, लेकिन चलिए छोड़िए वो बात को, बट जस्ट टू गिव यू ए। सर परसों रात को एक झगड़ा हुआ रेलवे स्टेशन पे और गंभीर रूप में जो लड़का था उसको यहाँ पे लाया गया, क्या कारण था कि उसको यहाँ से जीएमसी में शिफ्ट कर दिया गया? ये मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा। ये पेशेंट अराउंड 40,000 का उसका शायद बिल बना था और एक भी पैसा नहीं लिया गया उससे। पेशेंट को क्यों लेके गए लामा उसके मरीज, ये मैं नहीं जानता, बट उनको क्लियरली बताया गया था कि आपके पैसे की आप छोड़िए चिंता, बिल्कुल। डॉक्टर थे शायद, डॉक्टर सुहेल डॉक्टर थे, उनको क्लियरली बताया गया कि आप पैसे की चिंता छोड़िए, आपका पहले इलाज करेंगे, बाद में पैसे की चिंता करेंगे। बट वो लोग वहाँ से ले गए और उनका शायद 40,000 का बिल भी वेव ऑफ कर दिया गया, उनसे एक पैसा नहीं लिया गया। ठीक है, थैंक यू।